साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मोटर एक्सीडेंट क्लेम मामलों में जो कंसर्न एम्प्लॉय है, खासकर प्राइवेट एम्प्लॉय, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसकी मोटर एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर जो मुआवजा है वो कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए सही स्थिति क्या है, सही पैरामीटर क्या है, किन किन डॉक्यूमेंट्स पर हमें ध्यान देना है, इस पर जोर दिया है रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन इट्स रिसेंट जजमेंट, जो कि प्रोनाउंस हुआ है इन अ केस टाइटल्ड एज मीनाक्षी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये आप नोट कर लीजिए। जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका SLP नंबर है 39746/2018 और जजमेंट जो है ये प्रोनाउंस हुआ है 23 जुलाई 2024 को। अब इस केस में 3 कोर्ट जो है लगे, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और तीनों ने अपना अपना मत दिया, पर जो व्यू है सुप्रीम कोर्ट का वही लागू होगा और वही फॉलो करते हुए हमें अपने जो याचिकाएं हैं वो पेश करनी है, ताकि हमें कोई ट्रबल नहीं हो और हम इजीली अपना बेनिफिट जो है एज़ पर लॉ क्लेम कर सकें। क्लियर है? तो क्या HRA इंक्लूड होगा, क्या PF इंक्लूड होगा, क्या इनकम टैक्स जोड़ना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा, ये सब कन्फ्यूज़न रहते हैं आप लोगों के माइंड में। तो ये सब चीज़ें मैं खुलकर जो है आपको स्पेसिफिक करूँगा। बहुत धीरे धीरे बात को समझते हुए चलना, बहुत ही बारीक मामला है। सब काम छोड़कर आप टेक्निकली बातों को समझना, उसको नोट डाउन करना, और उसके बाद आपका कोई केस है तो उसमें उसको अप्लाई ज़रूर करना। क्लियर है साथियों? इस केस में सुगमता की दृष्टि से जो इस केस के कंटेंट थे उसको हमने जो है बेस बनाया। एक माँ है, उसका बच्चा जो कि 26 साल का है, वो एक एक्सीडेंट में जो है गुजर गया, एक्सपायर हो गया। वो जो माँ है वो कोर्ट जाती है और एक याचिका दाखिल करती है टू क्लेम द कंपनसेशन एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ MP एक्ट। बहुत सिंपल सी बात है। MP एक्ट में जब मुआवजा क्लेम करते हैं अपन, तो सबसे पहले जो पक्षकार बेनिफिट क्लेम कर रहा है उसका ब्यौरा आता है। दूसरी बात, उससे उसका रिश्ता क्या है उसका ब्यौरा आता है। तीसरी बात, कौन कौन से व्यक्ति इस केस में जिम्मेदार है उनका ब्यौरा आएगा। उसके बाद घटनाक्रम क्या है वो लिखा जाएगा। पांचवी बात है कि रियल लॉस क्या हुआ है वो लिखे जाएंगे, और छठी बात है कि उन्हें कैसे कॉम्पनसेट किया जाए ये लिखा जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि दे रखा है एक्ट में अपने आप में। उसी स्ट्रक्चर के तहत जो है पिटिशंस को ड्राफ्ट करना पड़ता है। क्लियर है साथियों? इस केस में जो ये कंसर्न लेडी है उसने भी ये स्ट्रक्चर ड्राफ्ट किया, और जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें FIR, चार्जशीट, जो अपने बेटे का अपॉइंटमेंट लेटर है वो लगा दिया, सर्टिफिकेट ऑफ सैलरी लगा दिया, इसके अलावा ID रिटर्न लगा दिया, फॉर्म नंबर 16 लगा दिया। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो है साथ में लगाने पड़े। इसका कहना यह था कि जो मेरा बेटा है उसकी जो इनकम है पर मंथ वो है 50942, 200 रुपये जो है इसका कटता है प्रोफेशनल टैक्स। तो कोर्ट ने उस प्रोफेशनल टैक्स को जो है बाहर कर दिया रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। तो जो अमाउंट था 50942 माइनस 200, ये अब कितना रह गया 50742। क्लियर हो गया? और इसको जो है कोर्ट ने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो जो अमाउंट आया वो था 6,08,904 रुपये। चूँकि ये व्यक्ति जो है अनमैरिड था, और जिस कारण से जो इसका टोटल इनकम निकल के आया है जिसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो जो रिमेनिंग फिगर आया वो आया 3,04,452 रुपये। तो क्या हम 3,04,452 रुपये पे जो है अपना जो मुआवजा है वो निकालेंगे, या कुछ और भी इसमें ऐड करना पड़ेगा? तो इस बात का उत्तर दिया था 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इन द जजमेंट ऑफ सलरा वर्मा बनाम DTC। इसमें यह था कि अगर कोई व्यक्ति है वो एक्सपायर हो गया है, तो उस सिनेरियो में जो उसकी फैमिली को लॉस हुआ है, जो फ्यूचर लॉस हुआ है, उसके मुआवजे के लिए भी जो टोटल इनकम है उसका निकालना पड़ेगा 50%। तो जो इनकम है उसमें ये जो प्रोस्पेक्टिव लॉस है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल इनकम क्या थी जो निकाली थी अपन ने 12 महीने के हिसाब से 6,08,904 रुपये, जो अपन ने डिवाइड करी थी 2 से, तो कितना फिगर आया 3,04,452 रुपये। उस पर अपन क्या ऐड कर देंगे, जो इनको फर्दर लॉस हुआ है रिगार्डिंग द फ्यूचर पर्सपेक्टिव, वो कितना होगा इस बेस अमाउंट का, जो कि कितना है 6,08,904 रुपये। इसको डिवाइड यहाँ कर दिया 2 से, तो ये कितना फिगर आ गया 3,04,452 रुपये। तो टोटल जब फिगर जुड़ गई है मुआवजे के लिए, तो ये आ गया 6,08,904 रुपये। सिंपल सी बात है। तो आपके केस में भी जो कंसर्न बंदा है जो एक्सपायर हुआ है, तो जो उसका इनकम आएगा टोटल एज पर द ITR, उसको जस्ट हाफ करना है और उसमें हाफ अमाउंट फिर से जोड़ना है, ताकि एग्जैक्ट अमाउंट जो है निकल के आ जाएगा। और उसके बाद जो अमाउंट निकल के आएगा, जो कंसर्न व्यक्ति है उसकी एज को देखना है, और उसके हिसाब से मल्टीप्लायर जो है दे रखे हैं इसी जजमेंट के अंदर, उसको अप्लाई करते हुए यहाँ पर जो है वर्कआउट करना पड़ेगा। जो कंसर्न व्यक्ति है उसकी उम्र 26 साल है, तो 17 का गुणांक जो है लिया गया। तो जो बेस अमाउंट था 6,08,000
904 रुपये, इसको 17 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आया करीबन 1,03,51,368 रुपये उस केस के अंदर। उसमें 25,000 रुपये लॉस ऑफ लव, 25,000 रुपये फ्यूनरल एक्सपेंसेस के जो है जोड़ दिए, तो ये अमाउंट आ गया 1,04,01,000 रुपये। तो ये अवार्ड कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। मामला जो है हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने क्या करा कि HRA अलाउंस, PF अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस सबको अलग कर दिया। जो बेस अमाउंट था बहुत कम था, जिस कारण से जो मुआवजे का अमाउंट था वो आधे से भी कम रह गया, लगभग रह गया 48 लाख रुपए। ये लेडी जो है पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के साथ, जो है जास्ती हुई है, अन्याय हुआ है। तो कोर्ट ने कहा भाई क्या अन्याय हुआ है, तो बोले साहब जो बेसिक जजमेंट से गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं किया गया इस फैसले को पारित करते समय हाई कोर्ट ने। उन्होंने कोर्ट को बताया कि HRA अलाउंस और जो PF अलाउंस है वो तो बाहर जाएंगे नहीं, और ये भी रिट्रीव किया है इवन सुप्रीम कोर्ट ने इन मैटर ऑफ रघुवीर सिंह बनाम हरी सिंह, इसका साइटेशन है 2009 वॉल्यूम 15 SCC पेज 363। इसके अलावा है नेशनल इंश्योरेंस का जजमेंट जिसका SLP नंबर है 4230/19 की, जिसमें HRA अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, PF अलाउंस को बाहर नहीं करेंगे। इन सबको जोड़कर जो फाइनल फिगर आएगा उसके बेसिस पर जो है हमें मुआवजा जो है निकालना है। तो यहाँ पर जो बेस फिगर था जो ट्रायल कोर्ट ने लिया 50942, क्लियर हुआ, जो उसने निकाला इनकम टैक्स रिटर्न से, जिसमें कोर्ट ने प्रोफेशनल टैक्स जो है माइनस कर दिए, तो ये आया 50742। इसका निकाला 10% इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, ये आया 5074। जब ये फिगर माइनस हुआ 5074 का 50742 में से, तो ये आया 45668। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो फाइनल फिगर हमारे सामने था 548016, क्लियर है। इसको डिवाइड करेंगे फिर 2 से, फिगर क्या आया 274008। और जो इनको लॉस हुआ है रिगार्डिंग द फ्यूचर पर्सपेक्टिव, तो जो टोटल इनकम आई है उसको डिवाइड कर देंगे 50% से, तो जो अमाउंट आएगा वो उस किस में कितना आया 274008, और दोनों फिगर को जोड़ दिया टू क्लेम द कंपनसेशन, तो ये आ गया 548016। इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया 17 से, क्योंकि बच्चा जो है वो 26 साल का है, और उसका जो मल्टीप्लायर है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सल्ला वर्मा बनाम DTC, जो निकल गया गुणांक वो क्या था 17 का। और ये जो अथॉरिटी मैंने आपको बताई है आपको मिल जाएगी 2015 वॉल्यूम 3 TSE पेज नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट पर। उसके बाद जो फिगर आया वो था 93,16,272, जिसमें फ्यूनरल अमाउंट और जो लोन अमाउंट को जो है जोड़ दिया गया, तो लगभग 93,66,272 का जो है फिगर यह निकल के आ गया, जो एक फाइनल फिगर था मुआवजे का। तो कुल मिला के ट्रायल कोर्ट भी गलत था और हाई कोर्ट भी गलत था। तो जब भी इस तरह के मामले पेश हो रहे हैं, जब आपका बच्चा एम्प्लॉय है, तो उसका आप अपॉइंटमेंट लेटर, उसका सैलरी स्लिप, उसका IT रिटर्न जो है ज़रूर पेश करें। और आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप इनकम टैक्स जो है ज़रूर भरा करें। IT रिटर्न का बेनिफिट क्या है कि आपकी इनकम अपने आप में ही रिफ्लेक्ट होती है, इवन वो इनकम HUF से भी हो वो भी यहाँ देखी जाएगी, इनकम जो है आपकी दूसरी फर्मों से भी हो उसको भी जो है देखा जाएगा। तो जो टोटल इनकम निकल के आएगी, क्लियर है, जिसमें अगर आप एम्प्लॉई हैं तो PF बेनिफिट्स भी इंक्लूड होंगे, HRA बेनिफिट्स भी इंक्लूड होंगे, उनको जोड़कर जो फाइनल फिगर आएगा इनकम का उसको पहले आधा करना है, फिर जो फ्यूचर लॉस हुआ उस पर्सपेक्टिव में वापस से फिगर को आधा करना है, दोनों फिगर को जोड़ना है, पार्ट A और पार्ट B को। फिर जो फाइनल फिगर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है कंसेंट 12 से, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है कंसेंट 17 से। 17 मैंने यहाँ इसलिए बोला है आपको क्योंकि जो मल्टीप्लायर है इट में चेंज डिपेंड अपॉन द एज, जिसके लिए आपको सल्ला वर्मा बनाम DTC का जजमेंट जो है पढ़ना पड़ेगा। पर जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर 17 से इंटू यहाँ पर किया गया है, पर ये 17 वाला फिगर जो है फाइनल फिगर नहीं है, इट में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ डिकीज। उसके अलावा फ्यूनरल एक्सपेंसेस, लव एक्सपेंसेस जो मामूली हैं वो भी जो है यहाँ पर मिलेंगे। तो इन बातों का विशेषता जो है ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के ये फैसला जो है हमको सिखाता है 4 बातें कि जब भी हम क्लेम पेश कर रहे हैं तो IT रिटर्न्स आर मस्ट, फॉर्म नंबर 16 इज मस्ट। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट लेटर है, सैलरी स्लिप है, ये मस्ट है। इसके अलावा जो फिगर निकल के आएगा उसकी गणना करनी है आपको एज पर जजमेंट ऑफ सल्ला वर्मा वर्सेस DTC, जिसमें गुणांक की बात भी जो है की गई है। और जो टोटल इनकम है उसको पहले तो हाफ करना है, जो फ्यूचर लॉस है उसका निकालना 50% वो उसमें जोड़ना है। और इन सब गणनाओं में HRA, ट्रैवल अलाउंस, PF अगर जुड़ के आ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ सैलरी में तो उसको कंसिडर किया जाएगा, वो अलग नहीं किए जाएंगे। पर इनकम टैक्स को और जो प्रोफेशनल टैक्स है, जो गवर्नमेंट का आवश्यक टैक्स है, उनको जो है यहाँ पर अलग करना पड़ेगा, उसको जो है गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, उसको गणना से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये जानकारियाँ जो है बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं जिस कारण जो है मात खा जाते हैं। तो जब भी गणना कर रहे हैं उस गणना से पहले जो आपका इनकम है उस इनकम में से आप जो कंसर्न व्यक्ति है उसका इनकम टैक्स और जो प्रोफेशनल टैक्स यदि कोई है या अदर टैक्स कोई है तो उसको रिमूव कर लें। टैक्सेशन पर कंपनसेशन जो है क्लेम नहीं हो सकता, पर जो अदर फैक्टर हैं HRA,
या ट्रैवल अलाउंस अगर वो जुड़ गए हैं या जुड़ कर आ रहे हैं तनख्वाह में, तो उसके बेसिस पर इन होल जो है मुआवजा क्लेम किया जा सकता है। तो साथियों जल्दी मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत।